एएस साहित्य अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल आनंद पूर्वक होंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 26 का प्रथम क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 52। पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन है? तो पर्ण मुकुट जो है निबंध संकलन के लेखक कौन है? अब आप लोग बताएंगे कि विद्यानिवास मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कुबेरनाथ राय जी एक रसधर्मा ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कुबेरनाथ राय एक रसधर्मा ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका पर्ण मुकुट निबंध जो है किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो इनका पर्ण मुकुट निबंध संकलन जो है 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस सन में? 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी कुछ और प्रमुख निबंध संकलन है अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 92 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। और इनके कुछ प्रमुख और निबंध है जैसे प्रिया नीलकंठी 1968, रसाखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी पर्ण मुकुट 1978 और महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी और इनका अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका निबंध है ये भी आगम की नाव जो 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगर यह क्वेश्चन आ जाता है कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संकलन जो है प्रिया नीलकंठी जो सन 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 92 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर देखिए 93। देखिए हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कामता प्रसाद गुरु हैं कि धीरेन्द्र वर्मा है, भोलानाथ तिवारी है, किशोरीदास वाजपेयी है। सर्वप्रथम यह हम जानेंगे हिंदी शब्दानुशासन जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह ब्रजभाषा व्याकरण का हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है। किसका? हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है और इसके लेखक थे किशोरीदास वाजपेयी जी। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। अर्थात हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक प्रश्नोत्तरी संख्या 93 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी। और धीरेन्द्र वर्मा का एक व्याकरण ग्रंथ था जिसका नाम था ब्रजभाषा व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा के ग्रंथ का नाम क्या था? ब्रजभाषा व्याकरण था जो है। कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण का नाम था हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण ग्रंथ का नाम था हिंदी व्याकरण और कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण का नाम था हिंदी व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा के व्याकरण ग्रंथ का नाम था ब्रजभाषा व्याकरण और किशोरीदास वाजपेयी जी के व्याकरण का नाम था हिंदी शब्दानुशासन। अर्थात प्रश्नोत्तरी संख्या 93 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 94 में देखिए ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रजभाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रश्नोत्तरी संख्या 94 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी फॉर कैट। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 95। रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से है? कि प्रगतिवाद से है, कि प्रयोगवाद से है, या छायावाद से है, या नवगीत से है? अब आप लोग बताएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 95 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो रहस्यवाद का संबंध छायावादी काव्यधारा से है। किस काव्यधारा से? छायावादी काव्यधारा से है जो जिसका समय क्या था? 1918 से लेके 1936 तक। ठीक। और कहीं कहीं मिलता है 1920 से 36 तक, कहीं कहीं 1920 से 36 तक है, लेकिन सही जो है अगर 18 ऑप्शन में रहता है तो 1918 ही माना जाएगा, 1920 नहीं।
तो छायावाद का प्रारंभ 1918 से 1936 तक जो है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 95 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 96, इन्हें अर्थात जो नीचे दिया हुआ निम्न को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात प्रकृतिवाद का समय क्या है, प्रयोगवाद का, छायावाद का, नवगीत का। यही जो है आपको जब जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। तो छायावाद का समय क्या था? 1918 से 1936। क्या था? 1918 से 1936। ठीक। प्रगतिवाद का समय था 1936 से लेके 1943 तक। प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर 1943 ईस्वी था। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953, 1943 से 1953। उसके बाद नवगीत का समय क्या था? 1954, 1954 से नवगीत का समय था। 1900 देखिए फिर से, छायावाद का समय 1918 से 1936 तक था। प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर 1942 तक था, 1942 तक था। प्रयोगवाद का समय 1943 से लेकर जो है 1953 तक था, 1943 से 1953। नवगीत का समय 1954 से 1954। और उसके बाद नवगीत के बाद आता है क्या? प्रपदवाद। प्रपदवाद का समय क्या था? प्रपदवाद का समय 1956 से शुरू होता है। इसी को नकेलवाद भी कहा जाता है। नकेलवाद में बिहार के 3 कवि सम्मिलित थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। यही नकेलवाद में आते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 96 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 57। अब इसमें पूछ रहा है मधुशाला किस प्रकार की रचना है? तो मधुशाला सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस ईस्वी में? 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह हरिवंश राय बच्चन जी की एक चर्चित काव्यकृति है। कैसी है? एक चर्चित अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध काव्यकृति है। और यह हालावादी रचना है। किस प्रकार की रचना है? हालावादी रचना है। बच्चन जी की कुछ और काव्य कृतियां हैं, जैसे मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये सभी जो है हालावाद की रचना है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 97 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब देखेंगे हम प्रश्नोत्तर नंबर 98। देखिए, पद के साथी की रचना विधा है। तो पद के साथी महादेवी वर्मा जी की एक संस्मरणात्मक कृति है। कैसी कृति है? संस्मरणात्मक कृति है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 98 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 99। प्रश्नोत्तर नंबर 99, अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का एक प्रासन नाटक है। कैसा नाटक है? प्रासन नाटक है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 99 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 100। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? बताइए, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो इसमें जो है आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 100, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? क्या पूछ रहा है? कौन सा नाटक? कि आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, कि आषाढ़ का एक दिन है, कि लहरों के राजहंस है, या सभी, या जो है सभी मोहन राकेश के नाटक हैं जो है। अब आप बताएंगे। देखिए, आषाढ़ का एक दिन जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ था?
आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? तो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं, अर्थात इनमें से सभी जो है मोहन राकेश के नाटक हैं। अब हम देखेंगे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों जो है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये दोनों ऐतिहासिक नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन का प्रमुख पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, ये पुरुष पात्र हैं। अंबिका और मल्लिका स्त्री पात्र हैं। उसके बाद लहरों के राजहंस नाटक के प्रमुख पात्र हैं सुंदरी, अलका, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, ये जो है। उसके बाद हम देखेंगे जो है लहरों के राजहंस नाटक। लहरों का राजहंस नाटक, यह इनका जो है एक प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, जो अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर लिखा गया है। कौन सा नाटक? लहरों के राजहंस नाटक जो है अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर लिखा गया है। और आधे अधूरे नाटक जो है, इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। अगर क्वेश्चन यह आ जाता है समकालीन जिंदगी का प्रथम समकालीन सार्थक नाटक किसे माना जाता है, तो उत्तर क्या होगा? आधे अधूरे, जो सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 100 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात सभी। देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? तो संसद से सड़क तक किसकी कृति है? प्रश्नोत्तर नंबर 101 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धूमिल। संसद से सड़क तक धूमिल की काव्य कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 101 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 102, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता, बिहारी रत्नाकर किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यह 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह हिंदी खड़ी बोली में एक सर्वश्रेष्ठ टीका है, जो बिहारी की काव्यकृत सतसई पर लिखी गई है, बिहारी रत्नाकर। और इसके लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 102 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 103, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? तो आप लोगों को क्यों बताया गया है, कई बार बताया गया है, च्यूकी, यामा, नरेश, निर्मल, कुंवर अमरश्री को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर इसको शॉर्ट वीडियो में विस्तार से देखना होगा तो परसों जो है मिल जाएगा। देखिए, ची से चिदम्बरा, ऊ से उर्वशी। चिदम्बरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को, कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय को, यामा पर महादेवी वर्मा को। और इसमें क्या पूछ रहा है? किसको नहीं मिला? अर्थात यही जो है कामायनी जो है, कामायनी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, जो सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 103 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 104। नंबर 104, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी पे 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 105, क्रोध किस प्रकार का अस्थाई, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है। और विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। शांत रस का
निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 105 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 106, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? प्रश्नोत्तर नंबर 106 में बताइए कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? तो अब देखेंगे चिंता है कि व्याध है, पस्मार है, भय। तो 106 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भय। भय जो है संचारी भाव नहीं है और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी है? 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 106 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 107। प्रश्नोत्तर नंबर 107 में पूछा है इनमें से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? तो अब देखेंगे रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, जो केशवदास जी ने रामचरितमानस की प्रतिद्वंदिता में एक ही रात में लिखा था और यह केशवदास का महाकाव्य है। उसके बाद जो है कामायनी, अभी आप लोगों को बताया गया, जयशंकर प्रसाद की काव्यकृत है जो प्रलय पर वर्णित है और इसमें 15 जो है सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संगत, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, अर्थात ये भी महाकाव्य। उसके बाद रामचरितमानस तुलसीदास की काव्यकृति है जिसमें 7 कांड हैं। बैक्स्ल्यू, BAAKSLU, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। कितने कांड हो गए? 7 कांड है। अब बची उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति है, यह महाकाव्य नहीं है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 107 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 108 देखिए। सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला उज्जवल होगा, ए शुद्ध होगा कि ए होगा? तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ए, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 108 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 109, किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रश्नोत्तर नंबर 109 में देखिए तो इसका ही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 110, कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो नाग जो है हाथी का अनेकार्थी, नाग अनेकार्थी शब्द है। नाग जो है शार्दुल सिंह का होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 111, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो कोणार्क नामक नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 111 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 112, तिलचट्टा के रचयिता हैं। तिलचट्टा नाटक के रचयिता मुद्रा राक्षस है। तिलचट्टा के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 112 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 113, मुझे चार्ज चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चार्ज चाहिए यह 1996 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? 1996 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह उपन्यास विधा की रचना है और सुरेंद्र वर्मा जी का यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 113 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 114, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर, अब इसमें बताएंगे आप कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो अर्धनारीश्वर उपन्यास 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस पर 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसी काव्यकृत पर 2004 ईस्वी में, किस सन में? 2004 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान मिला था। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर यह एक उभयलिंगी शब्द है। कैसा है? उभयलिंगी शब्द है अर्धनारीश्वर। तो इस पर 1992 में प्रकाशित हुआ था
1993 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसी काव्य रचना पर जो है 2004 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान मिला था और यह विष्णु प्रभाकर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 114 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 115। प्रश्नोत्तर नंबर 115 में खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो खंजन नयन यह एक उपन्यास विधा की रचना है जो 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस सन में? 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें सूरदास के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। किसके? सूरदास के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 115 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। इसी प्रकार से अमृतलाल नागर जी ने एक और उपन्यास लिखा था, मानस का हंस। क्या लिखा था? मानस का हंस, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें उन्होंने तुलसीदास जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। खंजन नयन में सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है और मानस के हंस में तुलसीदास के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 115 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 116। कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छाटिए। प्रश्नोत्तर नंबर 115। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 116 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। प्रश्नोत्तर नंबर 117 देखिए, चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? तो चल खुसरो घर आपने या बटरोही जी की रचना है। किसकी है? बटरोही जी की रचना। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 117 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 118। जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? तो जंगल गाथा नमिता सिंह जी की कृति है। किसकी? नमिता सिंह जी की है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 118 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 119। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 उपन्यास लिखे थे बसपा के नाम पे। 20 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने उपन्यास लिखे? 4 उपन्यास लिखे बसपा के नाम पर। किसके नाम पे? बसपा के। बाण भट्ट की आत्मकथा, सी से 4 चंद लेख, पी से पुनर्नवा, ए से अनामदास का पोथा। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है। अंधेरे मंद कमरे मोहन राकेश का है और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा उपन्यास है। मैं तो इसको अभी भी रेगुलर कभी कभी जो है महीना 1.5 महीने पे पढ़ता रहता हूँ। अब इसमें देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 119 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 120। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। देखिए समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सर्वप्रथम देखेंगे सारिका पत्रिका में। किसमें? सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर है। और यदि यह आए जाए समानांतर कहानी में कौन कौन से लेखक सम्मिलित थे, तो कमोरा कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव जी। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर, जो सारिका पत्रिका में 1972 में प्रकाशित हुई थी। नई कहानी में समानांतर कहानी के कमलेश्वर थे। नई कहानी के कमोरा थे, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। और नई कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1956 ईस्वी में। उसके बाद सचेतन कहानी जो आधार पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसके प्रवर्तक महीप सिंह जी थे और यह 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन थे? राकेश वत्स, जो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जनवादी कहानी के प्रवर्तक भीष्म साहनी जी थे, जो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जनवादी कब प्रकाशित हुई थी? 1982 ईस्वी में और इसके प्रवर्तक भीष्म साहनी जी थे।
अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 121। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 121, कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो कादम्बरी के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट जी थे। कौन थे? बाणभट्ट जी थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 121 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडी थे। नैषधि चरितम का रचयिता श्री हर्षदि थे और किरातर जुनियम के रचयिता भारव थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 122, काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक। देखिए काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो काशी का 80 उपन्यास के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह जी हैं। काशीनाथ सिंह से हैं। और इसमें काशी ही जो है काशी की सभ्यता एवं वहाँ की संस्कृत का सजीव चित्रण किया गया है। काशीनाथ सिंह और काशी की सभ्यता एवं संस्कृत का चित्रण है। अर्थात काशी का 80 उपन्यास के लेखक कौन हो गए? काशीनाथ सिंह। और एक और इनका उपन्यास है अपना मोर्चा, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें छात्र आंदोलन का प्रखर वर्णन है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 122 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 123, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए निम्न में से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? वृंदालाल वर्मा है कि प्रेमचंद है, कमलेश्वर है, फणीश्वर नाथ रेणु है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैला आंचल इनका जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 123 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 124। देखिए जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन है? शक प्ररवि अज कस ए चंद्रू। शक प्ररवि अज कस ए चंद्रू। देखिए सज्जन, कल्याणी परिणय करुणालय, प्रा से प्रायश्चित, रा से राजश्री, बी से विशाख, आ से अजातशक, जा से जन्मेजय नागयज्ञ, का से कामना, आधा सा से स्कंदगुप्त, ए से एक घूट, चा से चंद्रगुप्त और ध्रुव से ध्रुव स्वामिनी। इस प्रकार अब जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन हुआ? ध्रुव स्वामिनी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 124 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब पूरे नाटक एक कालक्रम से शक प्ररवि अज कस ए चंद्रू जयशंकर प्रसाद के। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक के प्रवर्तक कौन है? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले कौन थे? जयशंकर प्रसाद। यह क्वेश्चन 2021 टीजीटी में आ चुका है। अब इसका मतलब यहाँ पे 124 का सही ऑप्शन क्या हो गया? जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 125, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कवि को देन न चाहे बिताई, पूछे केशव की कविताई। अर्थात केशव अपने कठिन काव्य लिखने के लिए ही प्रसिद्ध थे और यही एक कारण था कि रामचंद्रिका जो है रामचरितमानस की जो है तुलना नहीं कर पाई। अपने वो पांडित्य दिखाने के चक्कर में उसके शब्दों को इतना क्लिष्ट कर दिए कि आम जन को समझ में ही नहीं आता है। अब देखिए कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत इतने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केशव दास को कहा जाता है। और इस जो है केशव को कठिन काव्य की प्रेत उपमा से किसने विभूषित किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 125 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब इसके आगे अर्थात नई प्रश्नोत्तरी के जो है प्रश्नोत्तर संख्या 1 से जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग रेगुलर कुछ भी करिए, आप कुछ भी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। और मेरी कोशिश यही रहती है जब तक मैं शुरू में पढ़ाता हूँ तो इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ ताकि समय का अपव्यय ना हो सके। आप जब तक पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें जो है, निश्चित सफलता इस वैकेंसी में श्योर है आप लोगों को मिलेगी।